नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस मार्ट के यूट्यूब चैनल में। रात के बज गए हैं, सीटेट का समय है और अब हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की। स्वागत है आप सबका तहे दिल से शानदार, जानदार, लाजवाब, फंटास्टिक क्लास में, जहां पे आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रेगुलर आते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में, एक शब्द में बताना चाहूं कि आपको पढ़कर क्या जाना है मॉडर्न हिस्ट्री में, मैं आपको बता देता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ के जाना है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं रॉलेट एक्ट से, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका पूछा जाता है महात्मा गांधी जी से, रॉलेट एक्ट से। ये दो ऐसी जगह है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो फटाफट तालियां बजा दीजिएगा और शुरू करते हैं आज के फंटास्टिक क्लास को। जैसा कि मैं आपको गारंटी है मेरी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन दो टॉपिक से आएंगे। अच्छा, और इसके अलावा है भी नहीं कुछ, लेकिन ये दो टॉपिक से आपको पढ़ के जाना है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना है। और हम इसी की शुरुआत करेंगे। गवर्नर जनरल से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो दो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में मैं इन दोनों टॉपिक को कवर करने के साथ बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं जो आपको खुश कर देंगे, बिल्कुल जेठा लाल कर देंगे। आइएगा देखते हैं, पहला क्वेश्चन उठाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैज अ सिग्निफिकेंट रिलेशन विद द स्टेट ऑफ असम? असम के साथ किसका महत्वपूर्ण संबंध है, प्रमुख संबंध है? देख लीजिएगा किसके साथ है। मोपिला विद्रोह, दक्कन विद्रोह, खिलाफत आंदोलन और साथ में है स्वदेशी आंदोलन। चलेगा, फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या सही होने वाला आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होने वाला है स्वदेशी आंदोलन। आखिर क्यों, उसका रीजन समझते हैं। आइएगा देखते हैं, बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन के बारे में। एक क्वेश्चन है, बट मैं क्वेश्चन के साथ आपको पूरा टॉपिक करवा दूंगा। कमेंट करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ये रेगुलर बेसिस पर क्लास आपकी सीटेट की 9 बजे चलती रहती है। जिन लोगों को और ज़्यादा पढ़ना है वो हमारी जीडी की क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं हिमांशु यादव हूँ, राइस मार्ट के प्लेटफॉर्म पे हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होने में अभी 10% ही हुआ है, बाकी का इस क्वेश्चन का 90% का मामला मैं आपको समझाने वाला हूं, जिसके लिए मैंने आपसे कहा थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा और मैं आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो आइएगा देखते हैं, बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या? मैंने पूरा पेज ब्लैंक रखा है क्योंकि मुझे आपके लिए बहुत सारी चीजें बतानी है। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा, स्वदेशी आंदोलन पूरा क्लियर करूंगा, फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। मतलब एक टॉपिक पूरा आपको मैं यहाँ पे इतिहास का पढ़ाने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ, राइस मार्ट के यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपके बाबू की कसम है, करके जाना लाइक, और पूरा वीडियो देख के जाना। सच्चा प्यार करते हो तो देख के ही जाओगे। आ जाओ देखते हैं स्वदेशी आंदोलन क्या है। कहानी है एक आदमी की जिसका नाम था करजन। करजन था कौन? गवर्नर जनरल था, या जिसे आप कह सकते हो कि ये क्या हुआ करते थे, वायसराय। पहले बात करें गवर्नर जनरल और वायसराय की, तो मेरे दोस्त गवर्नर जनरल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चला रहा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। लेकिन 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनिक रूप से जो प्रशासनिक कार्य था वो प्रशासनिक कार्य दे दिया गया रानी को, यानी कि रानी ने अपने कब्जे में ले लिया, राजा के पास चला गया, अंग्रेजी क्राउन के पास चला गया। इलाहाबाद की एक घोषणा होती है 1858 में, वहां से वो शासन उधर चला जाता है। उसके बाद हमारे देश में जो कंपनी का शासन देख रहा होता है व्यक्ति, उसी को जब रानी का काम सौंपा गया, काम वही था, सिर्फ नाम बदल दिए गए, तो उसका नाम हो गया वायसराय। एक ही व्यक्ति होता था वायसराय, एक ही आदमी होता था गवर्नर जनरल। जैसे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के सांसद भी और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं। बनारस आएंगे तो सांसद के रूप में अपना देखभाल करेंगे, विकास करेंगे, और जब प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे तो देश का काम करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो करजन क्या थे? गवर्नर जनरल थे। 1899 से 1905 तक थे। और आपने सुना होगा फूट डालो राज करो की नीति पर इन्होंने काम किया था। फूट डालो राज करो का मतलब क्या था? मतलब यह था कि इनका जो शासन था, आपने शायद कभी सुना हो कि हमारे अंग्रेजी क्षेत्र जो थे वो प्रांतों में बटे हुआ करते थे। कुछ प्रांत हुआ करते थे जहां पे अंग्रेजी शासन था, बाकी की देसी रियासतें हुआ करती थी। तो जहां कहीं भी अंग्रेजों के प्रांत थे, जहां पे अंग्रेजी शासन चल रहा था, उन सभी जगहों का देखभाल किसके पास हुआ करता था? तो कलकत्ता में एक टीम बैठती थी, एक परिषद थी जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे गवर्नर जनरल या वायसराय। ये जो कलकत्ता है, यहाँ पे हिंदू जनसंख्या थी, यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या थी, बाकी धर्म के भी लोग थे, पारसी धर्म के भी लोग थे। आपको पता होना चाहिए दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और
रहनुमाई माज़दायन, प्रमुख दो चीजें, एक पुस्तक और एक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ये कहा जाता है पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजों के यहाँ चुनाव लड़के चुनाव जीत के उनके सदन में कार्य भी किया था। खैर, ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का जो सेकंड अधिवेशन होता है वहां भी दादा भाई नौरोजी रहते हैं, तो वो आगे मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। डोंट वरी, परेशान नहीं होना है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि कलकत्ता में हिंदू जनसंख्या ज्यादा थी, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा थी, इस वजह से शासन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अच्छा, अंग्रेजों के समय से पहले जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, तो औरंगजेब की डेथ के बाद वहां मुर्शिद, कुली खां, जफर, कौन कौन से लोग आते गए, उनके सबके नाम मुझे एक तरफ से याद बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां का जो शासक था वो मुस्लिम था। जनसंख्या हिंदू भी थी, मुस्लिम भी थी, दोनों लोग जनसंख्या में थे। अब यहां का शासन प्रशासन चलाने में कर्जन को थोड़ी सी हो रही थी दिक्कत, तो कर्जन ने इसके बीच में बाउंड्री खींच दी। एक को बनाया ईस्ट, एक को बनाया वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है आपको मैं बता देता हूं। आप अपने मैप में इस तरह से लाइन खींचिएगा, ऊपर लिखिएगा नॉर्थ तो नीचे आ जाएगा, साउथ इधर हो जाएगा, ईस्ट तो इधर हो जाएगा, वेस्ट। तो अगर कलकत्ता का विभाजन बीच से दो पार्ट में होगा तो जाहिर सी बात है इस वाले पार्ट को कहा जाएगा ईस्ट, इस पार्ट को कहा जाएगा वेस्ट। और अगर आज का आप मैप देखो, मैं कह रहा हूं पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, समझने की जरूरत है। आज के जो एग्जाम्स हैं वो पढ़ने से ज्यादा समझने पर फोकस करते हैं। कैसे समझने पर फोकस करते हैं? जैसे मान लीजिएगा, मैं ये पूरा बोर्ड आपको यहां से थोड़ा सा इरेज करके आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिएगा कि आपका अभी कलकत्ता दिखा के आपको बताता हूं ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्वी राजधानी पश्चिमी राजधानी में सर कैसे क्लियर करेंगे, वो मैं आपको अभी बता देता हूं 1 सेकंड के अंदर, और आप आजीवन नहीं भूलोगे, ये मैं वादा करता हूं। भारत, भारत, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद ये इधर हो गया आपका बांग्लादेश, ये हो गया आपका बांग्लादेश, ये इधर हो गया आपका भारत। भारत में इस वाले क्षेत्र में चूंकि जो कलकत्ता है वो कहाँ रहेगा? भारत में रहेगा। तो यहाँ पे एक क्षेत्र है कलकत्ता, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और अगर मैं कहूं यहां से दो पार्ट किए गए, एक को ईस्ट बनाया गया, एक को वेस्ट बनाया गया, तो पूर्वी कलकत्ता, पश्चिमी कलकत्ता, या पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, दो क्षेत्र हो गए, तो दोनों की राजधानी का नाम, पूर्वी की राजधानी का नाम ढाका हो जाएगा, बिना कुछ सोचे विचारे, तो पश्चिमी की राजधानी कलकत्ता हो जाएगी। क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, चीजों का डिवाइडेशन होगा तो राजधानी कौन बनेगी। अब क्वेश्चन आता है, जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि पूर्वी बंगाल की राजधानी विभाजन के बाद क्या बनी थी? ईटानगर करके ऑप्शन था, ढाका ऑप्शन था, कलकत्ता ऑप्शन था। उन्होंने कहा देखो यार, अब इस क्वेश्चन को आपको कहीं पढ़ा हुआ मिलेगा? पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। ये हम सिर्फ कॉन्सेप्ट से देख सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। नो डाउट आपको पता चल गया ढाका होगी या क्या होगी। अब ये जो ढाका वाला एरिया, इसे मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। ये रहा आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया, वेस्ट बंगाल के साथ इधर ये आपका ऊपर हो गया सिक्किम, सिक्किम के पास चिकन नेक, और इधर ये अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये मेघालय के साथ ये आपका एरिया हो गया। तो ये वाला जो एरिया, ये आपका कौन सा एरिया है? ये एरिया अभी आप इसको ढाका समझो या बांग्लादेश समझो, इधर वाले को आप कह लो कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हो गया। ये वाला जो क्षेत्र है यहां पे, ये तो मेघालय है, मेघालय के साथ ये वाला जहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये वाले एरिया को हम कहते हैं असम। जब इस तरह से डिवाइड किया जाएगा तो असम ढाका के साथ जोड़ा जाएगा, और इधर वाला जो एरिया बिहार को इससे कलकत्ता के साथ, उड़ीसा के साथ इधर जुड़ा रहेगा। अब इन दो लोगों के बीच जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हो जाएगा अपनी चीज को बचाने के लिए, तब हम कह सकते हैं कि ये जो असम है, असम जो विद्रोह हुआ, वो जब बंटवारा हुआ ढाका का, जब बंटवारा हुआ ढाका के साथ कलकत्ता का, जब विभाजन हुआ बंगाल विभाजन 1905 में, तो उसका संबंध किससे हो जाता है? उसका संबंध इसी चीज से हो जाता है। याद क्या रखना है? कर्जन का टाइम है 1899 से 1905 में। बोर्ड पूरा इरेज कर रहा हूं और आपको चीजें कुछ और समझाने वाला हूं। स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? मैंने आपको बता दिया कि स्वदेशी आंदोलन शुरुआत क्यों हुई, इसका रीजन था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था कर्जन, और कर्जन ने क्या कर दिया था? कर्जन ने कर दिया था बंगाल का विभाजन। कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और कर्जन का समय हो गया 1905 समाप्त। तो कर्जन तो चले गए अपने घर, इनकी जगह पे नए गवर्नर जनरल आ गए 1905 में, नाम था मिंटो द्वितीय। मिंटो सेकंड गवर्नर जनरल आए और उनके समय बंगाल विभाजन को करना था लागू। जब बंगाल विभाजन को लागू करना था तो समस्याएं कैसे बढ़ने वाली थी? इसलिए क्योंकि हिंदू मुस्लिम उस समय एकता पर थे।
सब एक साथ मिलकर रह रहे थे, अंग्रेजों से परेशान थे। 1857 की क्रांति हो चुकी थी, दक्कन विद्रोह हो चुके थे, मोपला विद्रोह हो चुके थे, संथाल हो चुका था, रंपा हो चुका था, कोलभिल, ये सारे सभी प्रकार के, मुंडा बिरसा वगैरह, सिद्धू कानू, अली खान, ये सभी के सभी आंदोलन हो चुके थे। अब सबको समझ थी कि ये डिवाइड एंड रूल पर काम करते हैं, पहले काटते हैं, बांटते हैं, फिर थोड़े थोड़े लोगों को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो अब सबको पता था कि ऐसा होना चाहिए। जब इन्होंने बंगाल विभाजन किया तो हिंदू मुस्लिम जनसंख्या को लगा थोड़ा सा दिक्कत किया, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं, और तो सब लोग एक साथ मिलकर आ गए, और सब लोग एक साथ मिलकर आ गए, और सब लोगों ने किया क्या, बंगाल विभाजन के विरोध का जब ठीकरा लिया गया या ठेका उठाया गया, आंदोलन शुरुआत करने की बात की गई, तो सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया, कपड़ों की होली जलाई। क्या किया, कपड़ों की होली जलानी शुरू कर दी, कपड़ों को आग लगाना शुरू कर दिया। भारत वाले नहीं, अंग्रेजों के। और जब अंग्रेजों के कपड़े जलाना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर भारतीय वस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। प्रभाव क्या होगा, अब हमें भारत का जो सामान है, भारत के जो संसाधन है, उनको और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और जब उनको बढ़ाना पड़ेगा तो हमें स्वदेशी, अपने देश का अपनाना है, विदेशी नहीं अपनाना। इसीलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट रखा गया, कि हम अपनी चीज को बढ़ावा देंगे, अंग्रेजों की चीज को हम नहीं रखेंगे। हो सकता है रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा होगी कपड़े की होली जलाई दी और कहें कि भारत में गरीबी है, कपड़े लोगों के पास है नहीं और हम कपड़े जला रहे हैं, तो ये गलत है, बोला जा सकता है। लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां पे समझ के आ रहे हैं स्वदेशी आंदोलन हर समय किसी न किसी चीज को मानने वाले लोग हो सकते हैं, और उसके विपक्ष में भी लोग हो सकते हैं, पक्ष में हो विपक्ष में, और इट डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी ध्यान क्या रखना है, अभी ध्यान अपने को इतना रखना है कि कपड़ों की होली जलाई गई, प्रभात फेरियां निकाली गई, लोगों को एकजुट किया गया, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक हुए। लेकिन क्या ये काम इतनी आसानी से हो सकता था? नहीं, इसके लिए एक समूह की जरूरत है, एक समूह बनाना पड़ेगा, एक समिति बनानी पड़ेगी। तो आइएगा बात करते हैं समिति की। एक समिति बनाई गई बंगाल विभाजन के समय, आप सब कुछ देखते जाइएगा, मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में कभी आया है और जो आपसे पूछे जाने की पूरी तरह से संभावना है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, तो एक नहीं, मैं हर क्वेश्चन पर लगभग आपको शॉर्ट ट्रिक देने वाला हूं। बने रहिएगा राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल के साथ और मेरे साथ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पापा स्वदेशी, सॉरी, पापा के स्वदेशी बल से, पापा के स्वदेशी बल से हमने क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। पापा के स्वदेशी बल से, आगे लिख सकते हैं, स्वदेशी बल से हमने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। अभी स्वदेशी से क्लियर हो गया ना, बात किसकी, स्वदेशी आंदोलन की। हमेशा पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की, क्यों? क्योंकि वो एक संस्था है, एक समूह है, उसकी स्थापक के नाम पूछे जाएंगे। तो ये जो स्वदेशी आंदोलन था, इसको भी चलाने वाले लोग रहे होंगे, जाहिर सी बात रहे होंगे, तो उन्हीं के नाम मैंने आपको यहां पे मेंशन कर दिए जो आपको याद रखने हैं। जैसे प्रभात कुमार, अगले पासे प्रेमातोष, आ से अपूर्व घोष, आ से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार। एक और शॉर्ट ट्रिक अश्विनी कुमार में, अश्विनी में और ये जो स्व लगा है, स्व से एक और शॉर्ट ट्रिक थोड़ी सी लिख देता हूं, और भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्व से हो जाएगा स्वदेश बांधव समिति। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ऐसे लोग, जिन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को चलाया, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया, उनमें से प्रमुख लोग थे पापा, प्रभात कुमार, अपूर्व घोष, प्रेमातोष और अश्विनी कुमार। एक समिति का गठन किया गया था और समिति का नाम क्या हो गया, स्वदेश बांधव समिति। क्या हो गया, स्वदेश बांधव समिति। आगे के का मतलब क्या हो जाएगा भाई, के का मतलब हो जाएगा कर्जन। क्यों हुआ था, क्योंकि कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, इस वजह से शुरू क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बल से, बासे हो गया आपका, लासे हो गया, और सासे, सासे पहले आपको बता दूं सैयद हैदर रजा है, सैयद हैदर रजा, और लासे हैं लाला लाजपत राय। बासे हैं, कहां पे लिख दूं, बासे बरींद्र कुमार। बरींद्र कुमार जो है ना,
इनकी एक पुस्तक है भवानी मंदिर, साल है 1905। भवानी मंदिर का साल क्या है? 1905। एक बात और याद रखना है, भवानी मंदिर पुस्तक अरविंदो घोष के द्वारा भी लिखी गई है, भवानी मंदिर भी है, लेकिन यहां पे जो भवानी मंदिर है, इस पुस्तक, यह पुस्तक क्रांतिकारी पुस्तक है। लोगों को कैसे हथियार दिए जाए, आंदोलन में कैसे शामिल हुआ जाए, इसके लिए यह पुस्तक काफी काम करती है। स्वदेश बांधव समिति के प्रमुख अश्वनी कुमार, केवल अश्वनी कुमार नहीं, और भी लोग थे। और ये जो स्वदेशी बांधव समिति थी, बांधव, स्वदेशी बांधव, बांधव का मतलब आप फीलिंग से थोड़ा सा लो, मतलब बांधना, जोड़ना, मतलब हमने क्या करना है, हिंदू प्लस मुस्लिम जो किसान हैं, उन किसानों को जोड़कर समूह में लाना और फिर स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ावा देना है। 12 साल में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। अश्वनी कुमार थे, प्लस ये सभी लोग प्रमुख थे। लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब कहा जाता है, इन्होंने बंगाल की तरफ चलाया। हैदर रजा ने दिल्ली में चलाया। वरिंद्र कुमार भी प्रमुख थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन की वजह से, जब स्वदेशी आंदोलन भारत में चला तो सभी लोग एक साथ देख रहे थे। कुछ लोग विपक्ष में थे, विपक्षियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरे देश में नहीं चल सका, कुछ खास जगहों पे चल सका। रीजन, चूंकि इसका जो प्रभावित एरिया था वो कलकत्ता था, और कलकत्ता से प्रभावित दिल्ली थी, तो दिल्ली और कलकत्ता तक सीमित था। इसका प्रभाव गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने को आपको नहीं मिलेगा, बहुत नाम मात्र का मिलेगा। सामूहिक रूप से इसका कोई वहां पे देखने को प्रबंध नहीं मिलेगा, तो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। फिलहाल अब इसको हम समाप्त कैसे करें? जैसे ही इन सभी लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ावा दिया, तो अब जब लॉर्ड मिंटो दोती आया तो समस्याएं बढ़ी, तो समस्याओं को सॉल्व करना था। इसके लिए किया गया दिल्ली दरबार। क्या किया गया मेरे दोस्त? किया गया दिल्ली दरबार। कहां पे लिख देता हूं, दा से दिल्ली, दा से दरबार, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार हुआ क्या? 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, और वहां से दो काम किए गए दिल्ली दरबार से। एक तो जो विभाजन था, विभाजन रद्द किया गया, अर्थात ये जो बंगाल विभाजन है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, कैंसिल कर दिया गया। इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो हमारे देश की राजधानी कलकत्ता थी, कलकत्ता से ट्रांसफर कहां कर दी गई? दिल्ली। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए दिल्ली राजधानी कब बनी थी, तो आज वाली बात अलग है, आजादी वाली बात अलग है। आजादी से पहले 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी अंग्रेजों के समय। आई होप स्वदेशी आंदोलन के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बता दी, जितनी बातें आपको जाननी थी, वो अब तक आपने जरूर समझ ली होंगी। स्वदेशी आंदोलन कैसे चलाया गया, क्या क्या चीजें घटित हुई, और ये आगे चलता रहा, लोग आखिर फाइनली जीत गए तो अच्छी बात है। और हाँ, एक बात और बता दूं, आपके जो प्रफुल्ल कुमार चाकी जैसे लोग थे, इसी समय 1908 वगैरह का जो समय था, उसी समय चल रहा था स्वदेशी आंदोलन में। आपने जरूर सुना होगा कि एक सूरत विभाजन हो गया था। सूरत विभाजन मतलब क्या हुआ था कि रास बिहारी बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे भाई, कभी नहीं भूलोगे सूरत विभाजन। अभी बताऊंगा, आज की क्लास में बताऊंगा, आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होना है। जो सूरत विभाजन हुआ, उसमें मतलब कांग्रेस के लोग एक समूह में आके बैठे थे, सूरत में एक मीटिंग हो रही थी। तो वहां पे कुछ लोग कह रहे थे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करें, कुछ लोग कह रहे थे स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं करें, लेटर लिखने का समय नहीं, अब मारकूट का समय है। तो इस मामले में सूरत विभाजन हो गए, वही समय जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो इस तरह की चीजें थोड़ी सी हमें साथ में कोरिलेट करते हुए आगे चलना है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, और एक टीचर बनने के लिए जरूरी है, अध्यापक बनने के लिए जरूरी है कि अध्यापक के पास अध्यापक वाले सभी गुण होने चाहिए, कि चीजों को कैसे समझाना है, एक साथ नहीं, समग्र रूप से सब कुछ देना होता है, एकीकृत रूप से देना होता है। तो सब लोग इसी खुशी में एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कैसी लग रही है क्लास। अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आइएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां जो स्क्रिप्ट डेवलप्ड हुई हैं, वो किससे हुई हैं? ब्राह्मी से, बंगाली से, तमिल से, देवनागरी से। अभी हम जो लिखते हैं ये देवनागरी ही लिखते हैं, और ज्यादातर लिपियां का मतलब, ये देखो इधर एक लिपि लिखी हुई है, अगर आप इसे पढ़ पाए तो ये अशोक का जो पिलर है, अशोक के पिलर में से एक जगह से फोटो खींची गई है, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के आज भी हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, वो हिंदी वाली जो है वो ब्राह्मी के समकक्ष है, ब्राह्मी से ही निकल कर आई है। और आप ये मान के चलिएगा सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट आपको मिलेगी वो ब्राह्मी में मिलने वाली है। तो इसलिए आप ब्राह्मी यहाँ पे सही करने वाले हैं। हो सकता है ये बात इंसेंट की हो, लेकिन आज अगर हम पैदा हैं तो हमारे पूर्वज प्राचीन में रहे होंगे,
प्राचीन से पहले रहे होंगे, तभी हम सब लोग हैं। तो इस हिसाब से इसका ये आंसर, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने खुद से नहीं बनाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए और आर को पढ़ें। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सी टेट में बहुत आएंगे। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ए सही है, बी सही है, डी सही है, और उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। पढ़ लीजिएगा क्या है। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, 19वीं मतलब 1800 वाली बात है, जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों ने उनके प्रति भय था। ये बात कब की है? ये बात आप उस समय की मान के चलिएगा जब ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने महिलाओं के लिए स्कूल खोले होंगे। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल बहुत बाद में खोले गए, जो केवल महिलाओं से संबंधित थे। आगे आपको बताने वाला हूँ महिलाओं के स्कूल के बारे में, आइएगा। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में भय था। कोई भी व्यक्ति महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से। दूसरा कारण ये था कि पढ़कर करेंगी क्या? खाना बनाना है। अरे आज आप देख लो यार, आज ही हम अपने बहुत से गांव में देख सकते हैं लड़कियां पढ़ने नहीं जाती। क्यों? क्योंकि पढ़ के क्या करेगी? खाना तो ही बनाना, रोटी ही बनाना। शहरों की बात छोड़ दी जाए तो ये तो बिल्कुल सही है। अगला है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब स्कूल में दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा? शादी के बाद अपना सिस्टम है कि वो सर ढकेगी, आदमी के सामने नहीं आएगी, फेस टू फेस नहीं मिलाएगी, बोलेगी नहीं, उसे केवल उसके केवल कर्तव्य हैं। महिलाओं के केवल कर्तव्य हैं, अधिकार नाम की चीज महिलाओं में होती ही नहीं, अपने को पहले से पता है। अब ऐसे में अगर हमने इसको पढ़ने के लिए भेज दिया तो ये आंखों से आंखें मिलाएगी टीचर से, गलत बात है। दूसरे पुरुष को कैसे देख सकती है? गलत बात है। लड़कों के बगल में कैसे बैठ के पढ़ सकती है? गलत बात। लड़के अलग होते हैं, लड़कियां अलग होती हैं, कैसे बैठेंगे? तो भाई दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। फिर लड़कियां हो सकता है सम्मान ना करें कल। और आज देख लीजिएगा, जो लड़की पढ़ जाती है, बताने की जरूरत नहीं है। मतलब मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि सम्मान नहीं करती, भाई सम्मान करती है। आप लोग दिल से ले लेते हो यार, हद है। तो यहाँ पे स्कूल जाने पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, अर्थात पहले वाली बात की ये वाली बात क्या कर रही है? समर्थन दे रही है कि हाँ, ये उन लोगों में भय था। ए और दोनों सही है, आर व्याख्या करता है ए की, बिल्कुल सही बात है। तो पहले ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब झंडा लेके खड़े हो जाएं, हमारा प्यारा तिरंगा झंडा, देश के लिए मर मिट मरेंगे, देश के लिए सीने में गोली खाएंगे, ये राष्ट्रवाद है। देश के लिए कुछ कर गुजरना, जमीन की मिट्टी को माथे में लगा लेना, राष्ट्रवाद है। अब मुझे उस व्यक्ति का नाम याद नहीं आ रहा, शायद वो चंद्रशेखर आजाद रहे होंगे या फिर भगत सिंह रहे होंगे। अपने पिताजी के साथ शायद कहीं खेत में गए थे, कहानी मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, वो खेत में गए थे तो जो अंग्रेजों की बात उनके पिताजी लोग कर रहे थे, तो वहीं बैठे थे और उन्होंने एक शीशी में मिट्टी भर ली थी। तो पूछा गया था कि इस कांच की बोतल में मिट्टी क्यों भर रहे हो? तो उन्होंने कहा था, ये मेरे देश की मिट्टी है, मैं इसे सदैव अपने पास रखूंगा और इसका चंदन करूंगा। आप गाने भी बहुत सारे आपने सुने होंगे कि जिसमें कहा गया है, मैं अपने धरती माता का चंदन लगाऊंगा माथे में। मतलब हमें अपनी मिट्टी से प्रेम है, ये राष्ट्रवाद है। हमें अपने ज़मीन से प्रेम है, हमें अपने लोगों से प्रेम है, एक समाज से, एक व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति नहीं, एक समग्र रूप से एक ज़मीन, एक धरती, एक क्षेत्र के बारे में जब हम प्यार करते हैं, जब हम उसे अपना समझते हैं, उससे हमें कुछ लेने की भावना नहीं होती है, तो वो राष्ट्रवाद हो सकता है, वो मातृ प्रेम हो सकता है, वो राष्ट्रवाद भी हो सकता है। जैसे हमने अपनी धरती को अपनी माता माना है, तो जाहिर सी बात है धरती माता हमारे लिए राष्ट्रवाद का ही एक सिंबल, एक तरीका है, ये नेशनलिज्म है। कह रहे हैं राष्ट्रवाद के उदय के बारे में, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। पहले जब राजा महाराजा थे वो भी अपनी जमीन के लिए युद्ध लड़ते थे, लेकिन उस समय तक राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं था, देश का कॉन्सेप्ट था। आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का प्रयोग है, पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में है। लेकिन इतने बड़े राष्ट्र के बारे में कोई लड़ाई नहीं लड़ता था, क्योंकि राष्ट्र, एक राष्ट्र में बहुत सारे राजा होते थे, तो आपस में सब लड़ते रहते थे, लेकिन राष्ट्र की कोई बात नहीं होती थी। अभी क्या है? अभी हमें एक राष्ट्र का निर्माण करना है। कब राष्ट्र का निर्माण करना? अंग्रेजों से जीत कर राष्ट्र का निर्माण करना है। अंग्रेजों ने हमारे क्षेत्र में आके हमें दिक्कत दी है, और जब ये राष्ट्र बनेगा तो इस राष्ट्र में मराठा भी होंगे, इस राष्ट्र में आपके सिख क्षेत्र के भी होंगे, इस राष्ट्र में कलकत्ता के नवाब भी होंगे, एक बड़ा क्षेत्र होगा। छोटे छोटे राजा मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण करेंगे। आप देखो ना, स्वदेशी आंदोलन चलना कहां था? कलकत्ता में, और चला कहां रहे थे? बंगाल में चलाया जा रहा था लाला लाजपत राय के द्वारा। अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जिसकी दूरी हजारों किलोमीटर में, वहां पे लोग मिलकर एक देश एक क्षेत्र की बात करें, यही राष्ट्रवाद है। जब तक लालच न हो तब तक तो राष्ट्रवाद यही है। लालच होने के बाद इसकी परिभाषाएं बदल जाएं, वो मैं अलग नहीं कुछ कह सकता, राजनीति की बात यहां पे नहीं है।
राष्ट्रवाद के उदय के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुन लेते हैं। राष्ट्रवाद के बारे में क्या भाई? द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड इन 1885, 1885 में हुआ था। ठीक है, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं, अपना क्या है, मान लिया। अगला, अधिकांश शुरुआती राष्ट्रवादी नेता ग्रामीण और अशिक्षित पृष्ठभूमि के थे। अब देखो यहां पे थोड़ा सा समझना है, कैसे समझना है। मैंने आपको बताया था दादा भाई नौरोजी जो है कलकत्ता में, उनका आसपास के कहीं के निवासी थे, बंगाल के, और वो अंग्रेजों के यहाँ जाके चुनाव लड़के चुनाव जीत के आ गए। राजा राम मोहन राय की डेथ हो चुकी थी 1833 में। लेकिन मैं आपको नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और यहां पे कहा क्या जा रहा है, अशिक्षित और ग्रामीण। 17 भाषाओं का ज्ञान था राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय अनपढ़ थे? जाहिर सी बात है, नहीं थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह बिल पास करवा लिया। क्या वो अशिक्षित रहे होंगे? 1873 या 75 में ज्योतिबा फूले के द्वारा एक गुलामगिरी पुस्तक और कौन से समाज की स्थापना की गई थी? तो क्या ज्योतिबा फूले अशिक्षित रहे होंगे? मैं ये तब की बात बता रहा हूं जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या अशिक्षित रहे होंगे? एक बात और बताऊंगा, कसम से आपका दिल खुश हो जाएगा। 1885 में जब 72 लोगों के द्वारा कांग्रेस की स्थापना के लिए समूह गठित किया गया था, तो उसमें से एक महिला थी जिनका नाम था कादम्बरी गांगुली। और भाई साहब, ये वो महिला है जो भारत की फर्स्ट बीए पास, जिसे आप कह सकते हो स्नातक ग्रेजुएट महिला थी। भारत की पहली ग्रेजुएट महिला जो कि किसमें शामिल थी? जो कि कांग्रेस की स्थापना जब पहली दिन मीटिंग हुई थी तो उसमें शामिल थी। उनका नाम था कादम्बरी गांगुली। मतलब पढ़ी लिखी थी। और अगर एक महिला पढ़ी लिखी शामिल है, कम से कम जो ग्रेजुएट है, तो अब बोलने की जरूरत तो है नहीं, आप तो समझ गए होंगे कि सही बात है या गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप गलत कर दीजिएगा, पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी क्वेश्चन बनेगा हम वो सारा देखेंगे नेशनल कांग्रेस की। आपको पता है 1885 में एक व्यक्ति थे, A.O. ह्यूम करके कोई एक व्यक्ति थे। इनके द्वारा, कहते हैं ये पहले जो है ICS अधिकारी थे, भारत में नौकरी के लिए आए थे, और शायद इनका डेथ भी भारत में ही हो गया था। 1911 या 12 के आसपास इनका डेथ हो गया, A.O. ह्यूम का। तो इन्होंने भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोगों को मिलाया और एक संस्था का निर्माण करवाया, जिसे कहते हैं कांग्रेस। और उस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे, जिन्हें वायसराय कहा जाता है, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। डफरिन गवर्नर जनरल थे। 1888 तक वो गवर्नर जनरल थे। 1885 में बना था, तो जाहिर सी बात है 1885 में भी रहने वाले हैं। कब तक, कब से कब तक? 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल थे, उनके समय बना था। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो मैं आपको बता दूं 72 लोग शामिल थे, जिसमें से एक महिला थी जिनका प्रमुख नाम था कादम्बरी गांगुली। इसके अलावा भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी आप कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार जब कांग्रेस की मीटिंग हुई, सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे भूमेश चंद्र बनर्जी। 2019 के बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब कांग्रेस की पहली बैठक हुई तो पहली बैठक कहां पर आयोजित हुई? और मैंने सीना तान के आंसर लगाया कि यस, कलकत्ता में हुई। सही हुआ हो गया, गलत? जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है कि ऐसा कोई भी काम होगा कलकत्ता में होगा। भाई धोखा हो गया, खेला हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया। दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना है वो एक सर तेजपाल गोकुलदास करके संस्कृत विश्वविद्यालय था वहां पे, और वो था कहां पे? वो था बॉम्बे में, बंबई में इसकी स्थापना की गई थी, या इसको स्थापना की पहली मीटिंग जो थी वो यहीं पे हुई थी। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं, ये कांग्रेस की स्थापना में जो सिस्टम था, कैसे इसकी काम होती थी, तो मैं एक जनरल वे में बता देता हूं। हमारे सर जी ने जो हमको सिखाया मैं वो आपको बता देता हूं। हो सकता है ये सही ना हो सकता है ये गलत हो, चूंकि मैं था नहीं, लेकिन हमारे सर जी ने जो हमको बताया कहानी के माध्यम से, वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल होता क्या था कि 28-29 दिसंबर को कांग्रेस के सभी नेता एक जगह पर बैठक करते थे, जिसे अधिवेशन कहा जाता था। अब मैं बिल्कुल फिक्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इसी को मानकर चलो कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है।
28-29 दिसंबर के दिन बैठक होती थी और उस बैठक में सभी नेता आके बैठते थे और उस बैठक में हम वोटिंग कराते थे कि इस बैठक में अध्यक्षता कौन करने वाले हैं। 29 दिसंबर के दिन वोटिंग हो गई और 29 दिसंबर के दिन ही शाम तक या 30 दिसंबर की शाम तक आ गया वो रिजल्ट कि हाँ भैया मैं इस बार का क्या बनने वाला हूं, अध्यक्ष बनने वाला हूं। तो मैं बन गया 1886 में जब बदरुद्दीन तैयब जी बने, 87 में हो सकता है कोई व्यक्ति और बना हो, दादा भाई नौरोजी बने हो 86 में, 87 में, ये सब हर व्यक्ति बनता चला गया। इसके बाद 30 तारीख को जब अध्यक्ष का चुनाव हो गया, 30 तारीख को चुनाव जीत लिए गए, तो सभी व्यक्ति अपनी अपनी अब रिपोर्ट लिखेंगे कि भैया हमारे यहाँ नमक कम होना चाहिए, हमारे यहाँ मिर्च का दाम बढ़ रहा है, हमें इस बार कौन सा काम करना है। हर व्यक्ति अपने अपने ड्राफ्ट लिखेगा, जो कमेटी के मेंबर सबने अपना अपना ड्राफ्ट लिखा, उस ड्राफ्ट को हम ले जाके अध्यक्ष जी को पकड़ा देंगे। अब अध्यक्ष जी वो सारी चीजों को एक क्रम में लिखेंगे, एक सीक्वेंस लगाएंगे। इसके बाद कांग्रेस में जितने भी लोग थे वो 31 तारीख को उस पर वोटिंग करेंगे कि कौन कौन से मामले हमें पहले उठाने हैं, पहले कौन सा मामला उठाना, फिर कौन सा मामला उठाना है। जो मामला उठाना उनको प्रेफर किया गया, सबसे ऊपर रखा गया। और अब अगले एक साल तक, यानी कि कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी से लेकर 29 दिसंबर जबकि नया अध्यक्ष चुना जाएगा, तब तक हम यानी कि कांग्रेस अब जहां कहीं भी बैठक करेंगे, जहां कहीं भी आंदोलन करेंगे, जो रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये जो हमने प्रेफरेंस बनाया है इन्हीं मांगों को हम पूरा करेंगे। इसलिए कांग्रेस का अधिवेशन किया जाता था और नो डाउट ये आजादी तक सक्सेस रहा, कहीं इसमें कोई रुकावट आने वाली नहीं थी। हो सकता है 1920 में, 1947 में 2 बार कांग्रेस की बैठक की गई हो, काम चलाऊ अध्यक्ष और बनाए गए हो सकता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तो ज्यादा नेता नहीं थे, तो हो सकता है अबुल कलाम आजाद ने लगातार 3-4 साल तक कांग्रेस की अध्यक्षता की हो, लेकिन नियम नहीं बिगाड़ा गया। जो नियम बनाया गया वो नियम लगातार फटाफट कंटिन्यू चलता रहा और आगे तक चलता रहा। आपको मैं बता दूं, एक बार ऐसा भी हुआ जब इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जॉर्ज यूले नाम के यानी कि विदेशी आदमी ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता में हिस्सा लिया था, मतलब अध्यक्षता निभाई थी। एक और बात आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा लिख देता हूं, नहीं तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कितनी बातें आप याद रखोगे, आप सब तो बाबू लोग हो, और बाबू लोग का मतलब क्या होता है कि सर हम तो भूल जाएंगे। 1917 में अधिवेशन हुआ था एक कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट की अध्यक्षता मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष थी, मतलब पहली महिला थी जो कांग्रेस की जिन्होंने अध्यक्षता की थी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाला याद रखना है। एक और महिला थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने भी कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो कानपुर का अधिवेशन था। कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने भी अध्यक्षता की थी। अच्छा, ये तो अध्यक्षता में 2 महिलाएं हैं जिनका नाम मैं लेना जरूरी समझता था। इसके अलावा एक शॉर्ट ट्रिक आपको देता हूं कांग्रेस की अध्यक्षता से संबंधित। पबजी खेलते हो, एक नाम सुना होगा पबजी, आता था ना वो, उधर अभी भारत सरकार ने बैन करवा दिया, तो उसके अगर बहुत सारे बच्चे क्या तो सुसाइड कर लेते थे। पबजी केडी सर आरएसएस के साथ, पबजी केडी सर आरएसएस के साथ। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पबजी केडी सर आरएसएस के साथ मिलकर खेलते हैं, कुछ भी करते हैं, छम्मक छल्लो करते हैं, जो करते ना वो कर लो। एक और बात, तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है। पी से हो गया 5, सर से हो गया 6 यानी कि 6, आरएसएस से एस से हो गया 7। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है 1905 में अध्यक्षता किसने की, 1906 में अध्यक्षता किसने की, 1907 में अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 5 बा से हो गया बनारस, जी से हो गया गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइएगा 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आंसर है सामने। मैं 5 का ही क्यों कह रहा हूं, कुछ तो रीजन होगा। बंगाल विभाजन किस सन में हुआ था, बस ऐसे ही आपसे पूछ रहा था, समझदार तो हुई। अब इसके बाद केडी सर, के से हो गया कलकत्ता, डी से हो गया दादा भाई नौरोजी, आर से हो गया
रास बिहारी कहते हैं, जब रास बिहारी अध्यक्ष थे सूरत में, एस से सूरत, तो मीटिंग चल रही थी। इसमें मीटिंग में हो रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे जो बंगाल विभाजन है ना, इसको रिस्पेक्ट के साथ आगे करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, मतलब लड़ाई दंगे वाला नहीं करना चाहिए, प्रार्थना पत्र दे के करना चाहिए। तो किसी ने जूता फेंक के मार दिया था, अध्यक्ष को जूता फेंक के मार दिया, और जूता फेंक के मारा तो इधर से जूते, उधर से जूते, इधर से लाठी, कांग्रेस में आपस में लड़ाई हो गई थी सूरत में। और यहीं पर कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गया था। और आपने शायद नाम सुना हो लाल बाल पाल घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, और कोई रह गया, लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक। ये 4 लोग प्रमुख थे जो गरम दल के थे। वैसे तो और भी लोग थे, और सिंपल वाले में फिरोज शाह मेहता जैसे लोग सब सिंपल वाले थे। तो ये आपने याद रखना है, ये 3 आपको याद रखने हैं जो आपके रेगुलर बेसिस पर पूछे जाते हैं, और 2 याद रखने हैं 1917 और 1925 वाले। 1925 में सरोजनी नायडू, कहाँ पे, कानपुर में, और 1917 एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट कहाँ पे रहने वाली हैं, एनी बेसेंट आपकी कलकत्ता वाले अधिवेशन की। गांधी जी का याद रखो, अगर रखना चाहो तो, गांधी जी ने 1901 में पहली बार कांग्रेस की बैठक, अच्छा आए तो थे 1915 में भारत, फाइनली 1915 में भारत आए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि 1893 में गए तो 1915 में सीधा बीच में आए गए ही नहीं, रेगुलर बेसिस पर आते जाते रहते थे। लेकिन कांग्रेस की मीटिंग में जब वो पहली बार आए थे, वो साल था 1901, और 1924 में एक जगह है बेलगाम, बेलगांव की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो बेलगांव की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। एक और बात आती है, 1896 में एक गाना गाया गया था इसी मतलब कांग्रेस की मीटिंग में, क्या नाम था उसका, बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया है, वंदे मातरम। वंदे मातरम गाया किसने था, लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने था, गाया किसने था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर कौन है, वही व्यक्ति हैं जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, किस देश का, 2 देश का, अमार सोनार बांग्लो बंगाल के लिए, जन गण मन किसके लिए लिखा है, भारत के लिए। एक व्यक्ति जिसने 2 राष्ट्रीय नेशनल एंथम लिखे हैं, उनमें से रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने भारत का भी लिखा। यहां पे मैं बंकिम चटर्जी जी वाला वंदे मातरम कह रहा हूं, और ये पढ़ने की बात है, लिखने की बात नहीं है। पढ़ा गया था, गाया गया था, कब गाया गया था, 1896 में बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा ये गाया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग यहाँ पे ये जो कर रहे थे नेशनल कांग्रेस के ये जो पॉइंट थे, मैंने आपको क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है तो भाई प्लीज एक बार कमेंट कर दो कि बहुत बढ़िया है, और कमेंट चैट बॉक्स के अलावा आप नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ इसमें गलत है तो आप देख लीजिएगा, और आपके पास हमारा नंबर तो है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिम खुल महात्मा गांधी ने कारीगरी सीखने पर जोर दिया था। ओके, कारीगरी का मतलब क्या होता है, लकड़ी में डिजाइन बना के, पत्थर में डिजाइन बना के, कुछ भी संसाधन जो हमारे यहाँ पे है, अपने हिसाब से अपने हाथ के माध्यम से उससे नई चीज बनाना, टोकरी थैला बनाना, खाने पीने के संसाधन सामान बनाना, ये सभी हाथ से कारीगरी इसको कहा जाता है। गांधी जी ने कहा कारीगरी पर हमें जोर देना है। इससे होगा क्या, मैं एक व्यक्ति हूं, आप एक व्यक्ति हैं, आप अपने ऊपर सोच लो, कारीगरी छोड़ दो, आप खुद को सोच लो कि आप एक व्यक्ति हैं, आपके घर में मम्मी पापा पैसा कमा रहे हैं और आप पैसा नहीं कमा रहे हैं। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, और आज आपकी उम्र कम से कम 22 साल तो होगी, क्योंकि आपने बीएड करने के बाद 22 साल हो गई होगी। आज जब आप अपने पिताजी से पैसा मांगते हो, 2 रुपया, 6 रुपया, 10 रुपया, तो आपको कैसा लगता है, तो आपको ऐसा ही लगता होगा कि यार शर्म आती है। और अगर आप 5 रुपया कमा रहे होते तो शर्म ना आती, क्यों, क्योंकि आत्मसम्मान आपके पास होता। आप अपने आपको ऊपर समझते कि हाँ चलो ठीक है, कम से कम अपने खर्चे के लिए तो पैसा नहीं मांगने की जरूरत पड़ रही है, थोड़ा सा तो आत्मसम्मान, आत्मज्ञान आपके पास होता, आपको फीलिंग अच्छी आती, आपको मजा आता। वही बातों कह रहे हैं कि अगर आपको अपना आत्मसम्मान बचाना है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना पड़ेगा, पैसा कमाना चाहिए। तो आइएगा, वही ऑप्शन उन्होंने कहा। और इस चीज को लागू कैसे किया गया, मैं वो आपको समझाता हूं। यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा, पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा, भारत से आजादी तो नहीं मांगने लगेंगे, थोड़ा सा इसको होल्ड करो। यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वह आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सके। माता पिता की मदद कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, होल्ड रखो थोड़ा सा। ज्यादा कमाएंगे तो कर लेंगे, नहीं कमाएंगे तो कोई बात है, पैसा कमाओगे तो हो ही जाएगी, कमाओगे तो हो ही जाएगी। आगे देखते हैं।
यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। बिल्कुल सही बात है। दरअसल ये बात हो रही है वर्धा योजना की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है वर्धा योजना की। ये जो वर्धा योजना है 1937 में आई थी और इसका मकसद था 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनमें हम काम करने की कला सीखने की चीजों को विकसित करें। उनको हम समझाएं कि बेटा हाथ के माध्यम से सामान का निर्माण करो, अपनी चीजों को बनाओ और उसको आगे हम सेल करो, बेचो। आपका भी खर्चा चलेगा और आपका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, चीजों को आप और ज्यादा सीखोगे। हाँ, इस वर्धा योजना में धार्मिक शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। इसमें स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया था। किसको बढ़ावा दिया गया था? स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया था। वर्धा योजना में एजुकेशन से संबंधित थी और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई थी जिसमें मुस्लिम एक कोई थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको इसके अध्यक्ष बनाया गया था। अभी नाम याद आता तो मैं आपको बताता हूं। अगला है, यह गरिमा और आत्मसम्मान में वृद्धि करेगा। बिल्कुल सही बात है। किसमें सम्मान में वृद्धि करने वाला है? आत्मसम्मान की वृद्धि करने वाला। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या मिल जाए? हमें आत्मसम्मान मिल जाए। अब इसके बाद जो है इसके जो अध्यक्ष थे, एक समिति बनाई गई थी वर्धा योजना के लिए, एक समिति बनाई गई थी, जाकिर हुसैन। यस, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो इसके क्या बनाए गए थे? अध्यक्ष बनाए गए थे। अभी वाले जाकिर हुसैन मत मान लेना, ये उस समय की जाकिर हुसैन थे जिनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो देखो, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। भाई स्वतंत्र बनाने की यहाँ कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा स्वतंत्र ही होता है। तो ये ए ऑप्शन आपका गलत है, ए काट दीजिएगा, ए काटेंगे। गरिमा और आत्मसम्मान को बढ़ावा देगा, डी आपका सही हो गया। तो ये दो ऑप्शन बचे, ये बी और सी भी कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में काबिल तो बनाएगा, लेकिन ज्यादा अगर हम बात करें तो दिमाग को समझने की क्षमता को विकसित करेगा। इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी और डी ऑप्शन आपका सही होने वाला है। ये महात्मा गांधी से रिलेटेड था। अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी के बारे में आपको मैं फटाफट बोलता हूं और आप सुनते जाइएगा हमारे राष्ट्रपिता जी के बारे में। राष्ट्रपिता नाम किसने दिया था? राष्ट्रपिता नाम दिया गया था सुभाष जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। एक दिन उन्होंने रेडियो प्रसारण में बापू जी को कहा था, बापू जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। तब से राष्ट्रपिता हो गए। आगे बात करते हैं। केसरी हिंद की भी उपाधि थी बापू जी के पास। बापू जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। नाम क्लियर हो गया। पिताजी का नाम क्या था ये भी आपको क्लियर हो गया। पुतलीबाई किनका नाम था आपको पता ही है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म होता है 2 अक्टूबर, ये भी आपको पता है। साल था 1869। लिख दूं क्या यहाँ पे? 1869 को 2 तारीख अक्टूबर का महीना। और आपको पता है हमारे देश के 3 नेशनल फेस्टिवल हैं। एक है 2 अक्टूबर, बापूजी का जन्मदिन। बापूजी का बर्थडे नहीं है, इस दिन हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है। और पहला जो फेस्टिवल है एक 26 जनवरी को आता है और एक 15 अगस्त को आता है और एक तीसरा आता है आपका 2 अक्टूबर को। 3 ही हमारे देश के नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। खैर, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद इन्होंने पढ़ाई की। शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के कुछ दिन के बाद ही पिताजी का डेथ हो गया। और ये बात उन्होंने लिखी है, इनकी एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सच्चाई के साथ, सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, जिसे उन्हें उनकी ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। खुद के द्वारा उन्होंने लिखी है। हम राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी कमियां खुद से हमें बताई है, जबकि किसी को पता नहीं थी। चोरी की थी, मम्मी के जो ज्वेलरी थी उसे बेचा था और इस बात को लिख कर पिताजी के कमरे में ड्रॉप कर दिया था, डाल दिया था। पिताजी ने पढ़ा तो फिर उन्होंने काफ़ी रोना वोना आया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि चलो ये ठीक है। 13 साल की उम्र में शादी हो गई। फिर इसके बाद पढ़ते पढ़ते रहे, बैचलर की डिग्री कर ली, वकालत सीख लिया। वकालत सीखने के बाद कहते हैं कि 1893 में एक कंपनी थी दादा भाई एंड अब्दुल्ला, इनका केस लड़ने के लिए 1893 में कहाँ जाते हैं? इनका केस लड़ने के लिए चले जाते हैं साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका में गए थे 1893 में और वापस कब आए? वापस आते हैं 1915 में। एक लंबा समय वहां पे बिताया और वहां पे टालस्टाय और फिनिक्स, ये 2 आश्रम हैं, इनकी स्थापना की थी। जैसे भारत में साबरमती आश्रम की स्थापना की, उसी तरह से अफ्रीका में भी टालस्टाय और फिनिक्स आश्रमों की स्थापना की। वीकली समाचार पत्र भी वहां पे चलाया था, इंडियन ओपिनियन करके समाचार पत्र चलाया। 1906 में जब आंदोलन करके बहुत ज्यादा फेमस हो गए, और तब उससे पहले जो उन्होंने आंदोलन किए थे, दरअसल क्या था, महात्मा गांधी ने वहां पे पास कानून के लिए लड़ाई लड़ी थी, विवाह कानून के लिए लड़ाई लड़ी थी। पास कानून हो गया, विवाह कानून हो गया, और एक था
3 पाउंड का कर लगाया जाता था। जो भारत के लोग वहां काम करने जाते थे उन पर कर लगाया जाता था। तो इन मुद्दों पर वहां पे आंदोलन चलाया था और इस आंदोलनों का नाम 1906 में उन्होंने सत्याग्रह कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? जितने आंदोलन चलाए थे उन सभी का नाम सत्याग्रह कर दिया था। मतलब सत्य के साथ आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना। और इसका उन्होंने थॉट क्या बताया था कि ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य पर टिके रहना। कोई कितना भी कहे, हमें सत्य पर टिके रहना, रिक्वेस्ट करना है, हमें उनसे मांगनी चीजों को, लड़ाई नहीं करना। लड़ाई दंगे से कोई फायदा होने वाला नहीं है। सत्य के, आपने सुना होगा, एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा वाला गाल बढ़ा देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें अहिंसा पर जोर देना है, जो जैन धर्म से है। जीवों की हत्या नहीं करनी है। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं, जीवों की हत्या नहीं करनी, और गांधी जी ने यह भी कहा है कि अगर एक सांप किसी आदमी को डसने जा रहा है तो मैं अपनी लाठी लेकर जाऊंगा और सांप को मारूंगा। अहिंसा नहीं करनी, लेकिन जहां पर जो ज्यादा जरूरी है वहां पर हिंसा की जानी भी अनिवार्य है, तो वहां करनी चाहिए, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। जब महात्मा गांधी भारत वापस 1915 में आते हैं तो जनवरी के महीने में, और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले जी जिन्हें ये अपना गुरु मानते हैं, उनके कहने पर पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और पूरे भारत का भ्रमण करके भारत की स्थिति का जायजा लेते हैं। और इसके बाद 1916 में जब BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में क्या करते हैं, अपनी सार्वजनिक उपस्थिति पहली बार भारत में दर्ज कराते हैं कि हाँ भैया मैं आ गया हूं और अब भारत के लिए काम करूंगा। और इसी के साथ अगले साल यानी कि 1917 और 1918 और 1919 में लगातार आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। और उनके जो आंदोलन है उनका एक शॉर्ट ट्रिक तो आपको बनता है। शॉर्ट ट्रिक क्या? चाट खा, चाट खा। चंपारण, अगर इसको इंग्लिश में लिखोगे ना तो ऐसे लिखोगे, चाट, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ये इनका सीक्वेंस है जो आंदोलन इन्होंने किए थे। चंपारण हो गया आपका, अहमदाबाद हो, मिल मजदूर और खेड़ा वाला आंदोलन, ये इनको आंदोलन थे, शुरुआती 3 आंदोलन। इसके बाद आपका जो है असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता है, जिसे आप कहते हो नॉन रोलेट आंदोलन के तहत वो शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा रोलेट वाला, तो वहाँ पे रोलेट भी आपको करवा दूंगा, पूरा का पूरा रोलेट करवा दूंगा, क्योंकि गांधी जी से ही जुड़ा हुआ है। आगे चल के 1924 में, जैसा कि आपने सब पढ़ा कि बेलगांव में गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। गांधी जी का करियर यहीं से चलता रहता है। हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक भी लिखते हैं, 1909 में शायद लिखी जाती है हिंद स्वराज। लंदन से अफ्रीका, भारत नहीं, फिर से सुनो, लंदन से अफ्रीका आ रहे होते हैं तब जहाज में लिखते हैं हिंद स्वराज नामक पुस्तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गांधी जी का जो फेस्टिवल कहीं लगा हो वहां जाइएगा, बहुत सस्ती मिल जाएगी हिंद स्वराज, 100 रुपए के आसपास की पुस्तक मिल जाएगी, जरूर पढ़िएगा। और 100 रुपए से कम की ही मिल जाएगी महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, जिसे कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, गुजराती में भी है, किसी भी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ सकते हो। बहुत ही शानदार पुस्तक है, सत्य बोलने पर मजबूर कर देगा। मैं बिल्कुल, मुझे विश्वास, आप एक बार खरीद लो, आप एक बार पढ़ो, आप डैम श्योर, पक्का है कि आप पूरी पढ़ डालोगे और कुछ दिन तक आप कम से कम झूठ बोलना बंद कर दोगे। एक बार जरूर पढ़ो। इसलिए कहा जाता है कि गांधी प्रेरणा स्रोत हैं तो हैं। और फिर आगे चलकर 1948 में असमय डेथ हो जाती है, जिसका हम सबको दुख है। खैर, जितने समय में उन्होंने हमें जो दिया वो शायद कोई और ना दे पाता, इसीलिए आज तक हमने उन्हें भारत रत्न की उपाधि नहीं दी, क्योंकि भारत रत्न की उपाधि उनके लिए एक छोटी उपाधि हो जाएगी, इसलिए नहीं दी। और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं की बातों को ध्यान में रखकर अफ्रीका में एक व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने 27 साल जेल में बिताए, इसलिए उन्हें दूसरा गांधी भी कहा जाता है। उन्हें भारत रत्न दिया गया है, वो विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। आगे चलते हैं, अगला है भारतीयों द्वारा इल्बर्ट बिल को वापस लेने का विरोध क्यों किया जा रहा था। इल्बर्ट बिल मतलब लॉर्ड रिपन, एक गवर्नर जनरल है जिन्हें आप वायसराय कह सकते हो। साल था 1880 से 84, 80 से 84 लॉर्ड रिपन का टाइम था, और 4 साल में इसने जो काम किए ना भाई साहब, बिंदास। मतलब गवर्नर जनरल, एक तो मुझे डलहौजी पसंद है, और दूसरा गवर्नर जनरल कौन सा पसंद है, लॉर्ड रिपन। रिपन क्यों पसंद है? क्योंकि बंदे ने, भाई साहब ने हमारे 1882 में स्वदेशी के लिए आंदोलन, मतलब स्वदेशी नियम निकाला था कि अब हमारे देश के, यानी कि भारत के जो नगर निगम है, जो नगर पंचायत है, नगर पालिकाएं हैं, वो सफाई के लिए काम करेंगी। और इसीलिए कहा जाता है लॉर्ड रिपन भारत ने
स्थानीय स्वशासन का, इस गलत लिख गया, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, क्योंकि इसने स्थानीय स्वशासन की घोषणा की थी। इसने और क्या किया था, इसने 1881 में नियमित जनगणना की घोषणा कर दी थी कि अब प्रत्येक 10 साल में नियमित जनगणना होगी। हालांकि पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो, ऐसा गवर्नर जनरल जिसकी हत्या भारत ने सफलतापूर्वक शेर खान ने कर दी थी, पोर्ट ब्लेयर घूमने गया तो वहीं गला दबा के मार दिया। बोलो भारत माता की जय। लॉर्ड रिपन के समय में 1881 से नियमित जनगणना शुरू हो गई थी और स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और इसने हथियार रखने के लिए भी कानून पारित कर दिया था कि लोग हथियार रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद का मतलब क्या है, पहले हमारे देश का एक नियम था कि अगर कोई व्यक्ति यूरोप का है तो उसने कोई अपराध किया है तो उसका केस केवल यूरोपीय जज ही सुनेगा, दूसरा कोई जज सुनने वाला नहीं है। कौन सुनेगा, यूरोपीय जज ही उसकी बात को सुनेगा और कोई जज उसकी बात को नहीं सुनेगा। इस बिल में क्या कहा गया था कि अब भारत का जज अगर भारतीय जज है, इंडियन जज है, तो वह भी यूरोपीय लोगों की केस में जजमेंट दे सकता है, उनका केस सुन सकता है। भारतीय तो बहुत खुश हुए, लेकिन अंग्रेजों ने कहा ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आप गलत कर रहे हो, हम इस पर विरोध करेंगे। आंदोलन शुरू हो गया और उसे उस बिल को वापस लेना पड़ गया। इल्बर्ट बिल, इसे विवाद कहते हैं। है क्या, या भारतीयों के हथियार रखने की अनुमति देता है। लॉर्ड रिपन जरूर कहता कि अब आप हथियार रख सकते हो, क्यों, क्योंकि लॉर्ड लिटन ने कहा था हथियार रखना न्यूज़पेपर की स्वतंत्रता उसने सब समाप्त कर दी थी, उसे इसने फिर से लागू कर दिया था। तो इसलिए ये बात रिपन के लिए सही है, इल्बर्ट बिल विवाद के लिए सही नहीं है। सरकार विरोधियों की आवाज दबाने के लिए बना था। दरअसल 3 कानून आए थे लॉर्ड लिटन के समय, रिपन से पहले लिटन था, उसने जो न्यूज़पेपर थे उन पर सेंसरशिप लगा दी थी। ऑटोमेटिक सारे समाचार पत्र जो हिंदी में छपते थे रातों रात इंग्लिश में छपने लग गए थे, क्योंकि इंग्लिश वालों पे नहीं लगाया था, हिंदी वालों पे लगाया था, देसी भाषाओं पे लगाया था। तो ये भी गलत है। या अंग्रेजों के नस्लवादी मनोवृत्ति, नस्लवादी का मतलब रेसिज्म, रेसिकल हो गए थे कि भारतीयों के कानून भारतीय जज भी देखेगा, यूरोपीय जज भी देखेगा, और यूरोपीय व्यक्ति के कानून को यूरोपीय जज देखेगा। ये गलत बात थी, तो यही बात सही है। दरअसल इल्बर्ट बिल विवाद इसीलिए हुआ था कि ये नस्लवादी बात गलत है कि काले लोगों का केस जो है वो गोरा भी देखेगा, काला भी देखेगा, और गोरेयों का केस केवल गोरा देखेगा, ये गलत था, इसलिए ये विवाद हुआ। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी इलाहाबाद में। कहां पे प्रवाहित हुई थी, इलाहाबाद में। रॉलेट सत्याग्रह आ गया भाई, पढ़ लेते हैं रॉलेट के बारे में। आइएगा, रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह का मतलब क्या है। रॉलेट एक कानून था, इस कानून में कहा गया था कि संदेह के माध्यम से, केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मिनिमम 2 साल की सजा दी जाएगी। कितनी सजा दी जाएगी, 2 साल की सजा दी जाएगी। गलती करो ना करो, हमको दिख गया कि तुम जो बहुत फड़फड़ा रहे हो ना, आओ पकड़ के जेल में डाल दिया, 2 साल तक जेल में रहोगे, ठीक हो जाओगे। ये तो गलत बात था, इसे कहा गया काला कानून। ये क्या हो गया, ये काला कानून, ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, और इसका हर जगह पर विरोध होना शुरू हो गया। विरोध होना शुरू हुआ तो सर्वधर्म सभा की स्थापना की गई। सर्वधर्म सभा की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई, इसी आंदोलन को चलाने के लिए और आगे ले जाने के लिए। और गांधी जी ने पूरे देश के लिए एक हड़ताल की घोषणा की, पूरे भारत का सामूहिक हड़ताल पहली बार इसी कानून के विरोध में गांधी जी के द्वारा किया गया था कि भाई ये गलत बात है और हम सब एक हैं। आप ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते हो कि बिना केस चलाए, बिना वकील, बिना दलील का कानून, हाँ, जेल में भेज दिया सीधे। गलत बात है भाई, स्वतंत्रता कुछ तो हमें भी होनी चाहिए। इस मामले में पूरे देश में आंदोलन चल रहा था, और जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा था तो इसी आंदोलन को आगे लेकर गए, कौन आगे लेकर गए, पूरे भारत के लोग। और एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सत्यपाल मलिक, और एक व्यक्ति थे सैफुद्दीन किचलू। ये 2 लोग इस केस को कहां चला रहे थे, ये लोग इसको चला रहे थे पंजाब में, बहुत से लोग दिल्ली में भी चला रहे थे, हर जगह पे अलग अलग लोग चला रहे थे। तो सभी नेताओं को पकड़ा जा रहा था। और जब सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हुई तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ, आंदोलन हुआ। और कैसे आंदोलन हुआ, छोटा सा। लोग क्या थे,
13 अप्रैल को 1919 में एक त्योहार होता बैसाखी का, आप सबको पता होगा। और बैसाखी के त्योहार में अमृतसर के पास जलियांवाला नाम से एक जगह थी, वहां पे सभी लोग इकट्ठा हुए कि यार ये गलत बात है, हम सब लोग मिलकर बात करेंगे। और जिस ग्राउंड में, जिस बाग में आके लोग खड़े हुए, एकत्रित हुए, उसमें चारों तरफ से बाउंड्री थी। लोग आके खड़े हुए और जनरल डायर ने बिना बताए गोलियां चलानी शुरू कर दी। भगदड़ मची, गोलियों से कम भगदड़ से ज्यादा लोग मरे। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार लगभग 1000 लोगों की डेथ हुई, जबकि सरकारी आंकड़ा जो इसको चेक करने के लिए आगे पील आयोग का गठन किया गया, सॉरी पील आयोग तो 1857 के लिए था, हंटर आयोग का जब इसके लिए गठन किया गया तो उन्होंने बताया कि 379 लोगों की डेथ हुई है। और अंग्रेजों ने कहा कि ये बहादुरी भरे कदम है, जनरल डायर के बहादुरी भरे कदम है। इस बात से परेशान होकर, क्षुब्ध होकर, दुखी होकर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जिन्ना। 1940 के बाद यही जिन्ना बदल गया जो पहले भारतीयों के लिए कहता था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों भारत के लिए जरूरी हैं। 1940 के बाद बदला। 1940 से पहले जिन्ना था, राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रेत था, बहुत 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 ज्यादा भावनाओं से फुलफिल था, कंप्लीट था। जिन्ना ने क्या किया, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य, इन्होंने उससे रिजाइन कर दिया। एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने भी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से रिजाइन कर दिया। अजहर उल करके शायद एक व्यक्ति और हैं, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया, कंफर्म नहीं, लेकिन ये दो तो कंफर्म है। गवर्नर की काउंसिल से रिजाइन कर दिया। इतना ही नहीं, नाइटहुड की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी क्या कर दिया, इन्होंने रिजाइन कर दिया, जो उनको मिली थी नाइटहुड की उपाधि उसे वापस कर दिया कि यार ले जाओ, तुम ऐसी उपाधि देने का क्या मतलब है, आप हमारे देश के लोगों को 380 लोग ही सही, आप उनको मार रहे, कौन सी अच्छी बात है, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए हर जगह पर। और तुरंत गांधी जी ने जो अपना आंदोलन चला रहे थे, उस आंदोलन को उन्होंने क्या कर लिया, वापस कर लिया, क्योंकि इतने लोगों को मारे जाने के बाद आंदोलन चलाने का कोई महत्व नहीं है। आइएगा देखते हैं रॉलेट एक्ट से संबंधित हमारा क्वेश्चन क्या था। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की थी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ घोषणा की थी, सर्वधर्म सभा की स्थापना की थी, अखिल भारतीय हड़ताल की भी घोषणा की थी। सही है। इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी? नहीं, पुलिस की शक्तियां बढ़ानी कोई बात नहीं थी। यहाँ पे ये था कि हम लोगों को पकड़ लेंगे जो गलत करेगा और उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। या वही एक्ट है जो आम आदमी के मौलिक अधिकारों को सशक्त करता था। आम आदमी के मौलिक अधिकार को सशक्त कर रहा है तो कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, गायब कर रहा है। बी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं आगे। आई होप आप लिखते जा रहे होंगे तो बहुत अच्छा है। आह क्या क्वेश्चन है, वाह क्या कहना इस क्वेश्चन का। शॉर्ट ट्रिक है, केसर मुंडा बिरसा। केसर मुंडा बिरसा, कोल, संथाल, रंपा। ये रंपा मुंडा एक होता है, रंपा मुंडा, सॉरी मुंडा बिरसा एक है। मुंडा बिरसा, मुंडा मतलब बिरसा एक जाति होती है, जनजाति है, उनमें एक आदमी था जिसका नाम था मुंडा, तो मुंडा बिरसा आंदोलन। मुंडा बिरसा जो है ना 1899 में इनकी डेथ हो जाती है। हालांकि आंदोलन ये पहले से था लेकिन उस समय इनकी डेथ हो जाती है। कोल 1820 का है। और संथाल आगे आपको जब क्या नाम है 1856 में वो है ना सिद्धू कानू वाली कहानी आपने सुनी होगी, जो दो भाई थे डलहौजी के समय, तो ये डलहौजी के समय का संथाल विद्रोह, आगे रंपा हो जाता है। अब क्वेश्चन मिला लीजिएगा, कोल संथाल ये मिल गया। आगे कोई टेंशन नहीं यार, शॉर्ट ट्रिक पढ़ो ना, केसर मुंडा बिरसा, बात खत्म। इतना ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, इतने साधारण से सिंपल से क्वेश्चन है। इनमें भी अगर आपको दिक्कत हो जाए तो फिर मेरा पढ़ाना क्या हो गया, बेकार हो गया। अच्छा ये एक रह गया 1879, रंपा 1879 हो गया यार, खत्म हो गया। आप इससे ज्यादा कोई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है। भारत माता की जय बोलो और चलते हैं आगे। कुशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। क्या कब्जा किया था कुशासन के आधार पर? इससे आसान कोई क्वेश्चन धरती में बना नहीं है। नाम है अवध। कहते हैं अवध के लोग जो थे यही सबसे ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी में थे और इसी को मिला लिया गया था शासन में, तो फिर सब लोग दुखी हो गए, तो सब फिर ने 1857 की क्रांति कर दी। आ जाओ पढ़ते हैं डलहौजी को, बाकी सब अलग है, डलहौजी पढ़ते हैं। डलहौजी ने क्या क्या किया था।
अगर हम डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेकर 56 तक था, और इससे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति अगर मुझे कोई लगता है तो बेंटिक लगता है, अदरवाइज कोई नहीं था। गवर्नर जनरल के रूप में इसने जितना काम किया देश के लिए वो सब कुछ, अगर मैं शोषण को छोड़ दूं तो ये इसके काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, जैसा कि मैं देखता हूं, हो सकता है गलत हूं, मैं अपना व्यू बता रहा हूं। जैसे रेलवे की स्थापना, अब आप ये मत कह देना कि सर जी रेलवे की स्थापना इन्होंने सैनिक भेजने के लिए की थी। हाँ की थी, उद्देश्य गलत था, फायदा आज आपको हो रहा है। कहां से? थाने से बंबई चलाई थी। डाक तार, डाक तार की स्थापना किसने की थी? महोदय के द्वारा की गई थी। आपने नाम सुना होगा पीडब्ल्यूडी, 1854 में स्थापना की गई थी। फिरोज शाह तुगलक भी एक है, उसने भी पहला पब्लिक डिपार्टमेंट विभाग बनाया था। इन्होंने भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाया, लोगों को नौकरी देने का डिपार्टमेंट बनाया। काम कर रहा ना बंदा। बिजली, लाइट, हमारे घर में लाइट वगैरह जो चल रही है, शुरुआत महोदय के समय हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के समय एक और काम हुआ था, सज सबुज नागिन चली डलहौजी को डसने। शॉर्ट ट्रिक है, नागिन है एक, और सच सवर के चली है, बढ़िया से मटकते हुए चली है। कहां चली मटकते हुए? डलहौजी को डसने। शॉर्ट ट्रिक है कि डलहौजी ने किन क्षेत्रों का भारत में विलय किया था, देख लेते हैं किन क्षेत्रों का भारत में विलय किया था। सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। बोलो भारत माता की जय। सीक्वेंस की टेंशन मत लेना, बिल्कुल सीक्वेंस से 1848, 49, इसके बाद 51, 52, 53, ये सब 54 तक है, बिल्कुल सीक्वेंस से, कोई टेंशन नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सीक्वेंस बताओ, कौन पहले फिर बाद में, कौन बूंदी वगैरह का भी उसने किया था, लेकिन वो बहुत छोटी मात्रा में, वो उनका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद गवर्नर जनरल जो अगला आता है लॉर्ड कैनिंग, वो कुछ क्षेत्रों को, बघाट जैसे क्षेत्रों को वापस कर देता है, लेकिन वो उसका काम है, अपने को इसको समझना है। तो इसके काम में सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, ये सब उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति के आधार से इन क्षेत्रों का उसने भारत में विलय किया अपने अंग्रेजी शासन में, लेकिन कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था। अवध इसमें शामिल नहीं है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुशासन यानी कि मिस गवर्नमेंट के आधार पर किसको किया था, तो फिर वो अवध हो जाएगा। बाकियों का जो क्षेत्र है इनका सबका जो विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी ने ही इनको सबको किया था। एक और काम इसके समय हुआ था एजुकेशन के लिए, 1854 में आया था वुड का डिस्पैच, वुड का डिस्पैच। और आपको पता है वुड का डिस्पैच एजुकेशन का भारत में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, कि ये भारत में क्या है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। तो और क्या था, वुड का डिस्पैच था। हाँ, एक मैंने बता दिया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसी के समय 1856 में जो है विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया था, वो लॉर्ड डलहौजी के समय ही लागू किया गया था। अब आप बताओ यार, इतना कुछ तो कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी कर रहा है, समाज में भी काम कर रहा है, बस यही था, इन क्षेत्रों को उसने भारत में मिला लिया था। इसका फायदा भी एक तरह से आप देख सकते हो कि पूरे भारत को एक करने का भी तो काम किया था, नहीं तो सब छोटे छोटे राजा अलग अलग बटे हुए थे, सबको उठा बिठा के एक साथ कर दिया, सबको मर्ज कर दिया। इसके समय तक आंदोलन नहीं हुआ, जैसे ही गया इससे लोग डरते थे। अगला कैनिंग आया, कैनिंग को लोग कमजोर समझ रहे थे, कैनिंग के समय क्या हो गया, सबने आंदोलन करना शुरू कर दिया। एक और क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहायक संधि की शर्त नहीं थी। सहायक संधि का मतलब होता है सब्सिडरी अलायंस, मतलब आपका ये क्षेत्र है, नहीं ये क्षेत्र नहीं है, आगे चलो यहां पे आओ, ये है आपका भारत, आप हैं मराठा के, आप अपने राजा हो, राजा बने रहो, आपको क्या करना है, अंग्रेजों के साथ संधि करनी है, और इस संधि के चारों तरफ क्या होंगे, इस संधि के चारों तरफ भी अंग्रेजी साम्राज्य रहेगा। आपके पास कोई हमला नहीं करने पाएगा, हम आपको हमला से बचाएंगे, लेकिन आप अपने इस क्षेत्र में किसी दूसरे देश के नागरिक को सैनिक में नहीं बनाओगे, सेना में नहीं रखोगे, और हमारा एक रेजिडेंट आपके दरबार में डेली रहेगा जो अंग्रेजी कार्यभार को संभालेगा, आपकी हम सुरक्षा करेंगे। दूसरे किसी देश से आपको संधि नहीं करना है, दूसरे किसी देश के व्यक्ति को सैनिक नहीं बनाना है, आर्मी में नहीं रखना है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और एक हमारा व्यक्ति आपके घर में जाके काम करेगा। इसे कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि, सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली।
सहायक संधि का शॉर्ट ट्रिक है, हम आपसे सहायक संधि करना चाहते हैं। हम आपसे क्या करना चाहते हैं? सहायक संधि करना चाहते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। हा से हो गया हैदराबाद, अर्थात सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे? हैदराबाद ने। साल था 1898। मां से मैसूर। इसी युद्ध के बाद वाडियार वंश आ जाता है और टीपू सुल्तान की 1899 में रंगपट्टनम में डेथ हो जाती है, तो फिर मैसूर हो गया। अवध, पेशवा, सिंधिया, बाकी के सब जोड़ लो इसी के आगे, ये सीक्वेंस है। 98, 99, पेशवा शायद 1901-2 है, नहीं एक मिनट, ये 1800 नहीं 1700 होगा भाई, ये गलत लिख गया। 1799, 1798 गलत लिख गया भाई, गलत लिख गया, सही करो। 1799 में हैदराबाद, 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, अवध, पेशवा, सब 1801, 1802, 1803 में। इसी के समय 1802 में बसीन की संधि भी होती है, याद रखिएगा। अवध पेशवा को भी सहायक संधि के द्वारा ही जोड़ा गया था। क्वेश्चन देख लीजिएगा, अंग्रेज अपने सहयोगी की रक्षा करेंगे, कर लो। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक कायम रहेगा और अंग्रेजों के रख रखाव की व्यवस्था करेगा, ओके। अंग्रेजी पक्ष नहीं, सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति से ही किसी अन्य शासक के साथ संधि या युद्ध में प्रवेश करेंगे, सही बात है। कह रहा है शर्त नहीं थी, ये तो सभी शर्त थी, डी ऑप्शन सही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। जाने से पहले जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आज्ञा दीजिएगा। फिर मिलूंगा आपके साथ अगली क्लास में और बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक लेकर आऊँगा। इसी तरह से इतिहास आपको पढ़ाता रहूँगा। एसएसटी के लिए मुझे दीजिएगा आज्ञा। आपका दिन शुभ हो, एग्जाम में अच्छे नंबर आपके आएँ। जाने से पहले लाइक करके सुंदर सुंदर कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। टाटा बाय।